नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। गुजरात को आरक्षण की आग ने घेर लिया है। हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी के बाद पटेल समुदाय के लोग हिंसक हो गए हैं, आगजनी पर उतारू हो गए हैं। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बड़ी बात है कि दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की। हार्दिक पटेल ने भी पुलिस वालों पर कार्रवाई के साथ साथ शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हिंसा नहीं थी। प्रधानमंत्री भी सामने आए और गुजरात के लोगों से शांति बहाल करने की अपील की, लेकिन पीएम की अपील भी अनसुनी कर दी गई। आखिर सेना बुलानी पड़ी। गुजरात की तरह हरियाणा में भी जाट समुदाय आरक्षण मांग रहा है, आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। जाट सेना का गठन किया जा रहा है और दिल्ली को सील करने की धमकी दी जा रही है। क्या इन आंदोलनों के पीछे कोई दूसरी शक्ति काम कर रही है? क्या इन आंदोलनों के बहाने देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? क्या इन आंदोलनों के बहाने बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? समझने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा में। रिपोर्ट से हम आपको कुछ देर में रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि हमारे पैनल में कौन कौन है, उनका मत क्या है। इस मत से हमारी रिपोर्ट मैच करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए रिपोर्ट को हमने थोड़ी देर रोक रखा है ताकि हम पहले अपने पैनलिस्ट की राय भी जान ले, समझ ले। सही, सबसे पहले तारुफ कराते हैं कि आज हमारे पैनल में कौन कौन है जो सबसे अहम इस संवेदनशील मसले पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, कुलदीप वत्स साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं, दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हैं, हमारे साथ एस संधू साहब जाट नेता के तौर पर मौजूद हैं, प्रदीप नरूला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित नेता हैं, ये दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पॉलिटिकल रूप लेने से पहले मैं जरा प्रदीप नरूला जी आपसे समझना चाहूँगा, आप गुजरात की घटना, हरियाणा में तैयारी, हरियाणा में जाट सेना, दलित ब्रिगेड, ओबीसी ब्रिगेड की जो बात हो रही है उसका तैयार होना, इन तमाम चीज़ों को अगर हम जोड़कर देखें तो प्रदेश के लिए, देश के लिए एक खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, जिस तरह से आंदोलनों की राह पर जातियां चल पड़ी हैं जी, जो देश और समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और मैं आप पहले एक प्रश्न उठा रहे थे कि क्या ये बीजेपी को कमज़ोर करने की है। मैं नहीं मानता कि किसी पार्टी को कमज़ोर करने की या किसी पार्टी को आगे बढ़ाने की एक मुहिम है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है। मेरा मानना है कि एक शक्ति प्रदर्शन के जरिए कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो सही तरीका नहीं है। लोकतांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक और तरीके बहुत हैं अपनी मांगें रखने का या उन्हें मनवाने के। इस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर, इस तरह से देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर या जान माल की हानि करके किसी चीज़ को पाना उचित तरीका नहीं है। और मुझे लगता है कि बातचीत के जरिए से बहुत सारे बड़े बड़े मसले सुलझाए जाते हैं और बातचीत की राह पर ही आना चाहिए सभी को। और मेरा मानना ये है कि इस तरह की हिंसा छोड़कर अगर आप लोग किसी पहले तो कारण समझने होंगे कि क्यों इस तरह जो आरक्षण दिया जाना चाहिए। और हरियाणा में गुजरात से स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि हरियाणा में कोर्ट ये कह चुका है कि इन्हें जाटों को आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो किसी संदर्भ में हो, किसकी रिपोर्ट हो या किस मसले पर कोर्ट ने कहा हो, तो ये बैठ के इसका लीगल और सामाजिक दोनों और राजनीतिक तीनों तरह के एक विचारधारा बनानी चाहिए और उसके तहत काम होना चाहिए। इस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर या कोई सेना बनाकर अपना ही नुकसान करके कुछ फायदा हासिल करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं जी। लेकिन इस तरह की चीजें हो रही हैं और गुजरात में तो 4 लोगों की मौत भी हो गई है। रेणु भाटिया जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बीजेपी को कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है? प्रधानमंत्री की अपील को अनसुना कर दिया गया, उस प्रधानमंत्री की जो गुजरात से निकल कर के देश का प्रतिनिधित्व अब कर रहे हैं, उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। साकेत, ये बिल्कुल ना जस्टिफाइड है, ना कोई वैल्यू रखती है बात कि बीजेपी को कमज़ोर किया जाएगा। ऐसा करने से बीजेपी कमज़ोर नहीं होगी। ये तो देश में एक जो है बैड एलिमेंट मैं कहूँगी या बैड थॉट जिसके दिमाग में है वो ये बातें करते हैं। मैं प्रदीप नरूला जी की बात से बहुत सहमत हूँ। उन्होंने बड़ी बैलेंस तरीके से अपने
विचारों को रखा और बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने देश में अपनी बात को रख सकते हैं, परंतु रखने का तरीका होना चाहिए। हम आज प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों से अपना मुकाबला करते हैं, बात उस तरह की करते हैं, तो एटलीस्ट हमें कोई भी अपना विचार रखना है तो दिस इज़ नॉट द सिस्टम विच शुड बी फॉलोड। ये वही 60 साल वाली लैंग्वेज आगे भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देना चाहती, देश को उस गड्ढे से निकाल कर बैलेंस करना चाहती है, प्रगति की ओर बढ़ाना चाहती है। इसलिए इस सिस्टम को भी हमें अब रोकना होगा। ये बात बहुत समझने की ज़रूरत है दूसरे दलों को या उन लोगों को जो इस तरह की बात चाहते हैं। कभी भी आप देखेंगे वर्ल्ड की किसी भी उसमें चले जाएं, इवन यूएनओ में भी आप देखेंगे तो राउंड द टेबल बैठ के हर चीज़ का डिस्कशन होता है, डिसीजन निकलता है। ऐसे हिंसा करने से, लूटपाट करने से, गाड़ियां जलाने से, ये सब करने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता। आपकी पार्टी कितनी तैयार है? अगर हरियाणा में भी इस तरह से जाट सेना की भर्ती शुरू हो गई है, हम उस रिपोर्ट से भी आपको रूबरू करा देंगे कि किस तरीके से जाट सेनाओं की भर्ती शुरू हो गई है और 13 तारीख तक सबको जो पूर्व सैनिक रहे हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। 13 तारीख तक इनकी फौज तैयार हो जाएगी। ओबीसी ब्रिगेड आप ही के सांसद महोदय की तरफ से ओबीसी ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है। तो टकराव की स्थिति तो आपके हरियाणा में भी बन रही है और उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कदम ऐसा उठता हुआ नजर नहीं आ रहा जब आप ही का सांसद ओबीसी ब्रिगेड तैयार कर रहा है। देखिए, हमारा सांसद अपने जाति की, अपनी बिरादरी की अपनी बात रख रहा है, वो उनका वर्जन है, वो उनका वर्जन है। नहीं, वो उनका वर्जन है, वो पार्टी लाइन नहीं है। वो अपनी हर कोई जब सांसद किसी एरिया का बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई किसी भी लेवल पे बनेगा, वो अपने क्षेत्र की बात अपने तरीके से रखेगा। कैसे समझती हैं कि वो सांसद होने के बाद अगर पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई बनती है उनके ऊपर। अगर पार्टी नहीं कर रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि इस तरह की चीजें भी होती रहे साथ ही साथ। पार्टी कभी भी इस तरह का दंगा फसाद नहीं चाहती। पहले भी सालों में जब कांग्रेस की सरकार रही तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी दंगा नहीं चाहा। को भगवान ना करे कुछ हिंसा होती है, जो जाट सेना तैयार हो रही है और ओबीसी ब्रिगेड तैयार हो रही है, उसके पीछे उन दोनों के बीच अगर कोई हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन होगा इसके लिए? देखिए, गुजरात में जो किया गया वहां से आप समझ सकते हैं कि ये करने का कोई यूज नहीं है। उसमें जाने जाती हैं मासूम लोग, इसमें मारे जाते हैं। इसीलिए उस चीज को भी यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि ये हल नहीं है। पार्टी के साथ बैठ के, वरिष्ठतम नेताओं के साथ बैठ के बात को करना हल है। और आपने देखा, जैसे प्रदीप जी ने भी बताया, कानून, देखिए साकेत, कानून की जो प्रक्रिया चलती रही और उसका जो रिजल्ट आया, वो कानून से बड़ी बात तो हम नहीं कर सकते। हम कोर्ट के आगे नहीं जा सकते। रिएक्शन हमने पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पर ले लिया है। अब हम आपको रिपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं। अब जरा देखिए कि गुजरात में क्या हो रहा है और हरियाणा में किस तरह की तैयारी चल रही है, और इन दोनों को जब हम मिला करके देखते हैं तो नतीजे क्या निकल सकते हैं, किस तरीके से ये जो आग है वो और भड़क सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। गुजरातना पाटीदार समाजની એક ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ રહી છે। एक 22 साल के लड़के ने गुजरात में भूचाल ला दिया है। पूरे गुजरात की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। गुजरात में इन दिनों आरक्षण की आग भड़की हुई है। पटेल आरक्षण को लेकर चल रहा आंदोलन सरकार के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। स्थिति के भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात में सेना बुला ली गई। पीएम ने लोगों से शांति की अपील की, लेकिन अपील भी बेअसर साबित हुई और उसके बाद भी हिंसा की खबरें आती रही। अहमदाबाद और गांधीनगर में तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। गुजरातना वाला भाईओ અને બહેનો, મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂમિમાં ગઈકાલ સાંજથી જે પ્રકારનું વાતાવરણ બન્યું છે, જે રીતે હિંસાનો આશરો લેવામાં આવી રહ્યો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ હિંસાથી ક્યારેય કોઈનું ભલું નથી થવાનું। समाज जीवन में एकता, सौ साथे मळीने चालीने राज्यनो विकास अने विकास द्वारा ज
સમાજના છેવાડાના માનવીનો કલ્યાણ કરવાનો પ્રયાસ गुजराती प्रधानमंत्री की अपील को गुजरात के उस समुदाय ने ही अनसुना कर दिया जिसका योगदान प्रदेश की समृद्धि में सबसे ज्यादा है। ये तो रही गुजरात की बात, एक आग हरियाणा में भी सुलग रही है। यहाँ भी प्रदेश की सबसे मजबूत माने जाने वाली जाति ने आरक्षण आंदोलन शुरू किया है। जाट समुदाय ने आंदोलन की हुंकार भरी है, दिल्ली को सील करने की धमकी दी है, जाट सेना बनाने का ऐलान किया है और बाकायदे जाट सेना की भर्ती शुरू भी कर दी है। जाट आरक्षण के लिए हरियाणा को 4 जोन में बांटा गया है। सभी जोन में युवा जाट ब्रिगेड की भर्ती की जा रही है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 4 लाख युवाओं को भर्ती करने का लक्ष्य है। दिल्ली को सील करने की तैयारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। हाईटेक तरीके से लड़ने की तैयारी। टोल फ्री नंबर जारी किया गया, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। 13 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी भर्ती। अब बड़ा सवाल उठता है कि सब कुछ ठीक चल रहे गुजरात में 2 महीने के अंदर एक मामूली शख्स इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, लाखों लोगों की भीड़ जुटा सकता है, 80 से ज्यादा रैलियां कर सकता है, जिसकी एक आवाज पर उस समुदाय के लोग मरने मारने पर उतारू हो गए, जिसकी पहचान अब तक विकासवादी रही है। अब सवाल उठता है कि गुजरात और हरियाणा में खड़े हो रहे इन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ है? क्या कुछ लोग बीजेपी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं? क्या कुछ लोग मोदी सरकार को हिलाना चाहते हैं? तो आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरी नंबर 1, आरएसएस का हाथ। इस आंदोलन के पीछे एक थ्योरी यह चल रही है कि आंदोलन को आरएसएस का समर्थन है। संभव है कि वो केंद्र पर इसके जरिए दबाव बनाना चाहता हो। थ्योरी नंबर 2, भाजपा का हाथ। एक तबका ऐसा भी है जो इस पूरे आंदोलन को गुजरात बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई से जोड़ रहा है। तो एक तबका ऐसा भी है जो इसे आरक्षण की व्यवस्था परिवर्तन से जोड़कर देख रहा है। भाजपा संभव है कि इस आंदोलन के बहाने देश में आरक्षण को लेकर आमूलचूल बदलाव का रास्ता तलाश रही हो। आप हार्दिक पटेल के भाषण भी सुनेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आरक्षण खत्म करो या सबको दो। यानी कि इस आंदोलन के बहाने रिजर्वेशन सिस्टम पर पुनर्विचार की बात की जा रही है। थ्योरी नंबर 3, कांग्रेस या फिर आपका हाथ। एक थ्योरी यह भी कह रही है कि इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल के भाषणों में केजरीवाल की झलक मिल रही है और इतने बड़े आंदोलन के पीछे किसी बहुत बड़े संगठन का हाथ हो सकता है। थ्योरी नंबर 4, किसी विदेशी शक्ति का हाथ। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इतने बड़े आंदोलन के पीछे बाहरी शक्तियों का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इतने कम समय में इतने बड़े आंदोलन खड़े नहीं हो सकते। हालांकि गुजरात के पटेल और हरियाणा के जाट इस बात से इनकार कर रहे हैं कि इन आंदोलनों के पीछे किसी का हाथ है। अब हाथ हो या ना हो, लेकिन इस तरह के आंदोलन देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा जरूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और यही हमारी चर्चा का केंद्र भी है कि क्या प्रदेश की जो राजनीति है वो गरमा रही है, जो आंदोलन का दौर है वो जब सेना और ब्रिगेड का रूप लेने लग जाए तो फिर ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहता, ये जंग और टकराव की स्थिति के लिए खुद को तैयार करने वाली बात सामने आ जाती है। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले संधू साहब एक बार आपका रुख करना चाहूंगा। जाट सेना शब्द को युद्ध से ही जोड़कर देखा जाता है, आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जाता। क्या युद्ध की तैयारी में? देखिए साहब, सबसे पहले 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। जाटों को यह आज की लड़ाई नहीं है। पहली बात तो यह है कि जाटों को हरियाणा में 91 में आरक्षण मिला, 93 में कैंसिल हुआ। हुड्डा की सरकार में आरक्षण मिला, अब कैंसिल हुआ। बीजेपी की सरकार जब चौधरी साहब सिंह वर्मा की थी तब जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिला, जो आज तक है। बीजेपी की मुख्यमंत्री ही राम प्रकाश जी रहे कुछ दिन, वहाँ यूपी में जाटों को आरक्षण मिला, जो आज तक है। राजस्थान में जाटों को आरक्षण मिला, जो आज तक है, और उनको सेंटर में भी मिला हुआ है। ऐसा हम कोई नया आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये हमारे साथ राजनीति हो जाती है।
और आरक्षण हम उस लायक हैं इसलिए हमें मिला होगा। कैंसिल हुआ, पैरवी गलत हुई, वो एक अलग बात है। अब बात है जाट सेना की। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी पंचायत मिली थी। प्रधानमंत्री जी ने जब हमें ये भरोसा दिया, अमित शाह जी ने ये भरोसा दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर हम जाटों के साथ हैं। जाट कोई आंदोलन करके खुश नहीं है। देश की अव्यवस्था खराब करना या रेल रोकना या अपने बच्चे मरवाना कौन चाहता है? लेकिन अगर हमें इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि हमारा जो वायदा किया था कि हम आपके साथ हैं, तो ये सरकार के ऊपर है कि वो बुलाएं। अभी रेणु बहन जी कह रही थी कि भाई इसको मिल बैठ के फैसला किया जाए। 28 सितंबर का जाटों ने आह्वान किया कि दिल्ली का घेराव करेंगे, तो उससे पहले बुला करके हमें जो हमारा हक है उस पर बातचीत करें। बातचीत का एक दौर तो है, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे था कि आपने जो सेना तैयार कर ली, पूर्व सैनिक जो हैं वो भी अब रिटायर्ड सैनिक जो हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं भी रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स का मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये ट्रेनिंग देके क्या साबित करना साकेत, मेरा संधू जी से एक प्रश्न और है कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? पहली बात तो है कि कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। भर्ती की जा रही है, ये भी मैं टीवी के माध्यम से ही सुन रहा हूँ। और तो पर्ची भी निकला हुआ है पूरी तरह से। हाँ, चलो ठीक है, भर्ती हो रही होगी। और मैं 16 अगस्त को मैंने हिसार में जो आयोजन किया था वहीं ये फैसला हुआ था कि दिल्ली का घेराव करेंगे। और कुछ न कुछ तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें मारेगा और हम जो है ना उसकी मार खाएंगे। और हमारा शांतिपूर्ण धरना रहेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका ये है कि सर शांति, अब जैसे आप पटेल समाज को देख लीजिए, वो आराम से शांति के साथ बैठे हुए थे। वहां पर जो है ना गोलियां चलाने की, लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? उनकी क्या डिमांड थी? उनकी ये डिमांड थी कि हमारा ज्ञापन चीफ मिनिस्टर लेने के लिए आए, तो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते। इसी प्रकार से सरकार को या किसी भी पार्टी का, कोई चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, मेरा तो सभी को ये कहना है कि हरियाणा में जाटों के आरक्षण की मांग आज की नहीं है और जाटों को बार बार आरक्षण मिला और फिर उसको कैंसिल हो जाता है। तो हमें तो ये लग रहा है कि हमारे साथ राजनीति हो रही है। नहीं साकेत जी, मैं संधू जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या कानून तोड़कर कुछ हासिल करना अच्छी बात मैं भी रखना चाह रही थी। लेकिन कानून तोड़ने की बात, जो पैम्पलेट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पैम्पलेट में साफ तौर पर लिखा है, आदरणीय जाट सरदारों, जाट समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जाट आरक्षण की मांग और आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए सुनील शिवरान, संदीप मैयड़ और विजय कड़वासरा की कुर्बानी को साकार करने के लिए जाट सैनिकों को जाट सेना में भर्ती होने का आह्वान किया जाता है, ताकि मजबूती से जाट समाज के खिलाफ चल रहे हमलों और षड्यंत्र का माकूल जवाब दिया जा सके। अगर आप अपनी कौम के लिए संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर जाट एकता मजबूत करना चाहते हैं तो आज ही जाट सेना से जुड़ें। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। नवीन चौधरी नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं इसके। हमारे साथ यशपाल मलिक भी जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। अब जिस तरीके से जाटों की जो लड़ाई है उसमें सेना का गठन हो रहा है, एक जाट सेना की बात सामने आई है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, तो किस ओर आप ले जा रहे हैं? एक तरफ ब्रिगेड, ओबीसी ब्रिगेड है, एक तरफ जाट सेना है। क्या हम ये पूरी तरह से मान लें कि टकराव की स्थिति के लिए हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अभी से कमर कस लेनी चाहिए कि वो टकराव की स्थिति के लिए तैयार रहें? यशपाल मलिक साहब जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मलिक साहब, आपसे ये जानना चाह रहा था मैं कि जाट सेना का गठन की बात सामने आई है, एक पैम्पलेट भी सामने आया है जिसमें जाटों से आह्वान, अपील की गई है कि जाट सेना को तैयार किया जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होइए। ट्रेनिंग की भी बात सामने आ रही है कि जो पूर्व सैनिक है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक तरफ ओबीसी ब्रिगेड तैयार हो रही है, तो क्या हरियाणा सरकार को टकराव की स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए अभी से? देखिए, जिस तरह की बयानबाजी बिना ब्रिगेड तैयार हुई सैनिक ही दे रहे हैं। आपने ब्रिगेड किसे कहते हैं? राजकुमार सैनी को इसके फॉर्मेशन का भी नहीं पता ब्रिगेड क्या होती है। और उसी तरह से हमारे किसी युवा ने जोश में कह दिया मैं सेना तैयार कर रहा हूँ। और भाई आप उसको इतना सीरियसली ले रहे हो? अगर वो सेना कोई यूथ तैयार कर भी रहा है तो ये तो देश में शिव सेना है, शिव संग्राम सेना है, इसकी दलित सेना है, उधर रणवीर सेना है। अरे भाई, देश में सेनाओं का प्रचलन है। तो अगर हमारा कोई युवा सेना बनाना भी चाहता है तो हो सकता है वो उसको पीस के लिए करे।
हो सकता है वो आंदोलन को सपोर्ट के लिए उसका यूज करें। इसका केवल आप पॉजिटिव मतलब निकालिए। किसी बच्चे ने, किसी बुजुर्ग ने जोश में कह दिया भाई सेना का गठन करेंगे। अरे भाई सेना को हम हथियार सिर्फ गठन करने की बात नहीं है, सिर्फ गठन करने की बात नहीं है यशपाल मलिक साहब। एक पैम्पलेट है जो कि पूरी तरह से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप में। हमारे पास भी वो पैम्पलेट आया है, उसका जिक्र मैंने पढ़ करके अभी अपने चैनल पर किया है कि उसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया है। और उसमें मैं नाम एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि किन की तरफ से ये आया है। नवीन चौधरी नेशनल प्रेसिडेंट हैं ये। हो सकता है आप जानते हो। मैंने आपको क्या बताया, आंदोलन चल रहा है, पिछले 10 साल से चल रहा है। किसी युवा के मन में कोई चीज आई कि यार मैं एक सेना बना लेता हूँ, तो उसने सेना बनाने की सोच ली। आप ये क्यों नेगेटिव मतलब निकाल रहे? अभी तो हम ही नहीं जानते कौन सचिन चौधरी है भाई, किस गांव का रहने वाला। नवीन चौधरी है यशपाल मलिक साहब, नवीन चौधरी। सच तो चलिए ठीक है। रेणु भाटिया जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? मलिक साहब मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जाटों के, और आपको स्वयं मालूम नहीं आपके प्रोसीजर में क्या चल रहा है। तो आप नहीं, जो ये बोल रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी ये भी सेना संभव है बन रेणु रही है। भाटिया जी के 2 गुट हैं। दो गुट हैं, कोई बात नहीं, इनके गुट की तरफ ना किया जा रहा हो। कोई बात नहीं, वो जितने भी ग्रुप के अध्यक्ष हैं, जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी ओहदे पे पहुंचते हैं, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्षता करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर बिरादरी की, जात की, किसी एक महकमे की, तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना से ये बातें आनी चाहिए। जब हम इस तरह से ग्रुपिज्म करके और सेना तैयार करेंगे अपने देश के अंदर ही इस तरह से टकराव पैदा करने के लिए, तो फिर हमने बच्चों को, हमने आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दी? मैं साकेत जी, मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ, साकेत जी मैं सिर्फ इतना अभिप्राय है मेरा कहने का कि जब नहीं ये जाट कर ले तो वो गलत हो गया। मैंने कहा कि उन्होंने अपनी मंशा रखी है, परंतु उनके लिए भी ये बात है, सबके लिए ये बात है कि हम जब कोई लेवल पे पहुंचते हैं तो क्या हम देश के प्रति अंदर कार्रवाई नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कहती हूँ कि कैप्टन यादव जी भी अपनी पार्टी के कई चीजों के खिलाफ थे, तो क्या वो पार्टी से अलग हो गए? व्हाट्सएप अपनी बात रखिए आप। कोई एक्शन नहीं हो रहा 4 महीने से। बिल्कुल व्हाट्सएप अपनी बात रखिए जी। मैंने मैडम की सारी बात सुनी। मैं अपनी बात ये रखूं। पॉलिटिकल बातें वैसे नहीं करनी चाहिए। मलिक साहब आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा। व्हाट्सएप की बात जरा सुन लेते हैं। मैं मैडम से 2 बात पूछना चाहता हूँ। आपने एक कहा गुंडा एलिमेंट, मैंने गुंडा एलिमेंट नहीं कहा। कुलदीप जी कहा आपने, मैंने कहा पहले तो आप भी कहा मैं आपसे एक 2 सवाल कर रहा हूँ। या तो आपके राजकुमार सैनी गुंडा एलिमेंट के लीडर हैं, है ही वो, या आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह, बरवाला जी, ओम प्रकाश धनखड़ जो खुल के स्टेटमेंट ये देते हैं कि भी जाटों को आरक्षण देना चाहिए। एक तरफ आपका सांसद ये कह रहा है कि जाटों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। आप पहले अपना पार्टी का चेहरा साफ करिए कि आप इस जनता को दोगली बातें ना करें। आप इस आरक्षण को चाहते हो या ना चाहते, पहले आप अपने घर में सुलह करें। दूसरी बात, आरक्षण की जहाँ बात है, कांग्रेस पार्टी ने जाटों को आरक्षण दिया 10 वर्षों से, तो वो बोल रहे हैं और ठीक है, आपकी जरा सरकार आप 10 उसको रोक वर्षों से करके रही। मैं तो अगर दिया होता एक या और केस को मसला यहाँ पे सॉल्व इंट्रोड्यूस होता कर रहा तो हूँ। इतनी ये फूल वाली कुमार जी बातें जाट क्यों नेता आती? हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये क्या जाट सेना बनाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं फूल कुमार जी? ऐसा है सर जी, जाट सेना भर्ती करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जी। हम इस समाज को बांटने नहीं देंगे। जाटों का ये इतिहास है जी। यथा कथित लोग इस तरीके की बकवास करके कि ओबीसी की हम ब्रिगेड तैयार करने लग रहे हैं और हम कच्चे रास्तों से इनमें सप्लाई देंगे जी। उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम ये ब्रिगेड तैयार करने लग रहे हैं जी। तो ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है। हाँ, तो फूल कुमार फेटवाड़ जी, क्या हम ये मानकर चले कि टकराव के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं और ब्रिगेड का जवाब सेना देगी? अब
फूल कुमार पेटवाड़ जी, आप हैं हमारे साथ? संधू साहब, आपने सुना कि ब्रिगेड का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की जा रही है। देखिए साहब, अभी जो यशपाल मलिक जी ने कहा था वो उस बात को मैं फिर दोहरा देता हूं। जब कोई नेता, हम लोग इतने पेशेंस में हैं सारे जो भी जाट समाज सेवक हैं, और वो 4 महीने से मैं कल भी ईटीवी चैनल पर इवन आपके बीजेपी के एक मिनिस्टर की भी बातें सुन रहा था, मुझे बड़ा महसूस हो रहा था कि क्यों इस तरह की बातें बोल करके प्रोवोक किया जाता है कम्युनिटी को। कितने महीने हो गए राजकुमार सैनी को ये कहते हुए कि हम ये कर देंगे, हम जाटों का नाश कर देंगे। जाट मतलब जंतर मंतर पे जाके वो बोलता है। अच्छा, वो अगर कुछ भी ब्रिगेड बनाएगा तो जाट सेना नहीं बनेगी, तो जाट तो मेरे जैसे वैसे ही मरने मिटने के लिए तैयार है अगर कोई आदमी हमें मारने आएगा तो। सीधी सी बात है। अगर हमसे कोई टकराता है और वो भी दूसरा, उसका हमारा कोई लेना देना नहीं, हम सरकार से अपील कर रहे हैं जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। एक तीसरा आदमी बीच में आकर के कहता मैं ब्रिगेड बनाऊंगा, मैं जाटों का नाश कर दूंगा, मैं जाटों को ये कर दूंगा। ये गृह युद्ध की तैयारी या प्रांत के अंदर गृह युद्ध की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। ये एक गृह युद्ध की स्थिति भी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। और बीजेपी का लीडर जो एमपी है वो कर रहा है। जड़ में भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ फूल कुमार पेटवाड़ जी जुड़े हुए हैं। पेटवाड़ साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया, हम क्या ये मान कर चले कि प्रदेश की सरकार को तैयार रहना चाहिए कि टकराव की स्थिति होने वाली है? पेटवाड़ साहब, आप हैं? कट गया। दिनेश अग्रवाल जी, आप अपना कमेंट रखें। मुझे लगता है कि जितनी बातें अब तक निकल कर आई हैं, एक्शन का रिएक्शन सदा होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनलों पर और आम जनता के बीच में जाकर जो बातें करती है उसमें और सच्चाई में दिन रात का अंतर है। बार बार ये कहते हैं कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, और अभी अभी उनकी प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई कह रही हैं कि हमारे सांसद ने अगर अपनी बिरादरी की बात कर ली तो क्या हुआ। आपका सांसद अपनी बिरादरी की बात कर ले तो कुछ नहीं हुआ जी। फिर आप कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते। आप ये भी मानते हैं कि वो पार्टी लाइन से डिफर चल रहे हैं, तो आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा के अंदर ये आज जो स्थिति बनी है, ये टकराव की स्थिति के लिए सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से खुली छूट राजकुमार सैनी को दी हुई है जी, और लगातार उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर ना केवल बल्कि दिल्ली तक जाके बार बार उन्होंने जाट जाति के लोगों को उकसाने का काम किया है। उन्होंने उनके प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, एक चीज तय है कि कोई व्यक्ति हो या कोई जाति हो, जो व्यक्ति या जो जाति आर्थिक रूप से पिछड़ जाएगी जी, वो आर्थिक रूप से पिछड़ेगी तो डेफिनेटली कि जब उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, ये तो वो शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ेगी और सामाजिक रूप से भी पिछड़ेगी। और हर स्टेट में जातियों की अलग अलग स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि जाट की जाति हरियाणा के अंदर पिछड़ी हुई है, हो सकता है जाट जाति इनके गुजरात के अंदर वहां अग्रणी श्रेणी में खड़ी हो। जिस बात का आप जिक्र लेकिन कर रहे मैं हैं, ये कहता हूं कि हरियाणा में जब जाट की जाति पिछड़ी हुई है और वो लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, वो किसी का हक नहीं छीन रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। अब एक तरफ आप कहते हैं कि हम जाटों के आरक्षण के साथ हैं, तो उसके बाद आप उनको उकसाना बार बार। ठीक है, फूल कुमार पेटवाड़ जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। पेटवाड़ जी, बार बार संपर्क आपसे टूट जा रहा है। मैं आपसे, अगर आप सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ सर जी। जी पेटवाड़ जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रदेश की सरकार को क्या तैयार रहना चाहिए, कि आप लोग भी तैयार हैं टकराव के लिए और ब्रिगेड भी उधर से तैयार है? ऐसा सर जी कि ना जाट ब्रिगेड तैयार है, हम शरफ है। ये जो इस तरीके की बातें जो ग्रीन ब्रिगेड की जो लोग हमारे सांसद महोदय जी करे हैं, उसके जवाब में हम ये तैयार करने लगे हैं। वो कह रहे हैं नहीं बोले ये सड़क और रोड कच्चे रास्तों तैयार तो कर रहे हैं। फूल कुमार पेटवाड़ जी, तैयार तो कर रहे हैं ना? नहीं, पूरी तैयारी है जी, पूरी तैयारी है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। हम चाहेंगे थोड़ा सा वक्त और निकालिए फूल कुमार पेटवाड़ जी, और जुड़िए, रहिए हमारे साथ दलित नेता के तौर पर हमारे साथ सत्यप्रकाश जी भी यहाँ पर जुड़े हुए। सत्यप्रकाश जी, क्या आखिर वजह क्या है? आप लोग एक तरफ ब्रिगेड की बात यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हो, एक तरफ जाट सेना, मतलब स्थिति क्या हो जाएगी, क्या आप लोगों को अंदाजा है इस बात का? सुमन जी, इतिहास अपने आप को कई बार दोहराने का प्रयास करता है।
ये देश हजारों साल से गुलाम रहा है। दलित और पिछड़े जिनको हजारों साल से शोषण हुआ उनको आरक्षण दिया गया है। आज इनका थोड़ा बहुत अगर विकास कहीं होने लगा है तो जो अगड़ी जातियां हैं, जो परेशान हैं, वो लोग अब सत्ता से बाहर भी हैं, कुछ वो फड़फड़ा रहे हैं और कोई बात नहीं है। चाहे वो गुजरात का मामला है, जाटों का मामला है। आप ये देखिए, क्या हरियाणा में जाट सबसे साधन संपन्न नहीं है? इनसे साधन संपन्न कोई दूसरी कौम है पूरे हरियाणा में? क्या गुजरात में पटेलों से ज्यादा कोई साधन संपन्न है? सत्यप्रकाश, आप देखिए, मेरी एक बात और सुनिए दूसरी बात, मेरी एक बात सुनिए बताइए कि मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि आपको आरक्षण नहीं देना है इनको, आपको कोई आयोग भी नहीं बिठाना है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। तमाम चीजें अगर ये मांग कर रहे हैं तो आयोग बैठने दीजिए, आयोग को ये तय करने दीजिए कि क्या वाकई जाट समुदाय संपन्न है या नहीं है। तो फिर आपको क्या जरूरत है कि राजकुमार सैनी ये कहते हैं कि ब्रिगेड हम बना देंगे, आप लोग टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को सीधा ये कहना चाहिए कि सरकार को फैसला लेना है, सरकार फैसला ले। सुनिए सुमन जी, मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली को घेरने का किसने कहा है? अरे वो दिल्ली घेरे या कुछ भी करे, नहीं, घेरने दीजिए उनको, देखिए उनको घेरने दीजिए, सरकार समझेगी। सिर्फ आंदोलन करने का अधिकार है, तरीके से ये अपनी बात करें ना, ये संविधान को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। ये लाठी के बल पर अपनी बात को, अब बैकवर्ड में अगर ये घुसेंगे तो राजकुमार सैनी क्यों घुसने देगा? दलित में घुसेंगे तो हम क्यों घुसने देंगे? अब दे इनको आर्थिक आधार पे, किसने मना किया है? बार बार चौटाला साहब भी बता दो, सिर्फ एक बात दो, इन बात के आधार पे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे विषय में घुसे नहीं। एक बात बताओ, संविधान के दायरे में करें जो दायरे करें। ये भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, दलित और बैकवर्ड में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मैं ये पूछना शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप मेरी एक बात सुनिए, मैं केवल दो छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूँ। बताइए। जहां तक दिल्ली घेराव की बात है, दिल्ली घेराव तमाम राजनीतिक दल पिछले 67 साल से दिल्ली घेराव की बातें करते रहे, विभिन्न मुद्दों को लेकर, विभिन्न बातों को लेकर राजनीतिक दल भी करते रहे। जब विपक्षी दलों की बात नहीं सुनी जाती तो वो भी कहते हैं हम दिल्ली का घेराव करेंगे। लेकिन दिल्ली घेराव का मतलब क्या होता है कि जाकर जंतर मंतर पर वो पीसफुली अपनी बात को रखते हैं। संसद के घेराव का मतलब संसद नहीं, पूरा सुना नहीं, आप मेरी पानी रोक देंगे, दूध रोक देंगे, सब्जी रोक देंगे। अब आप पेशेंस, हमारे भी आदमी रहते हैं, ये कोई बात, हमें हमारे अधिकार है जाने का। तो रखो आप भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। संसद के घेराव की बात आती है तो संसद को नहीं घेरा जाता, कुछ नहीं है। पूरे देश के दलित और बैकवर्ड में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, कुछ नहीं है। नहीं, दूसरी बात इन पे वही कार्रवाई होनी चाहिए जो रामपाल के समर्थकों पे हुई। आप लोगों को मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, फूल कुमार पेटवार जी के पास चलता हूँ। एक सेकंड मैं लौट रहा हूँ। फूल कुमार पेटवार जी, एक सेकंड मैं लौट रहा हूँ। संधू साहब, मैं एक सेकंड मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, फूल कुमार पेटवार जी हमारे साथ, यशपाल मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई ब्रिगेड तैयार नहीं की जा रही है और किसी ने अगर इस तरह की बात भी की है तो उसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, कोई हिंसा वाली बात नहीं, शांति तरीके से सारी चीजें होंगी। पेटवार साहब, ऐसा है सर जी, बिल्कुल जाट समुदाय के लोग दूसरों की मदद करते हैं जी। यशपाल मलिक जी भी हमारे साथ हैं। एक सेकंड यशपाल मलिक जी, यशपाल मलिक जी आप हैं हमारे साथ? मलिक साहब आप सुन पा रहे हैं? यशपाल मलिक साहब आप हैं हमारे साथ? हाँ मैं हूँ और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मलिक साहब, आप जो बात कहना चाहते हैं वो भी रखिए, और साथ ही साथ पेटवार साहब ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि एक सेना तो तैयार हो रही है जो ब्रिगेड को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो रही है। देखिए, जाट तो कोई बहुत ज्यादा स्पेशल, जाट तो बॉर्न सैनिक है, बॉर्न सोल्जर है। इसलिए हुड्डा साहब ने 2 बार ट्राई करी थी। एक के 13 दिसंबर 2010 में सुनील के गोली लगवा के आंदोलन तोड़ने की, और 24 घंटे के अंदर जो हालात हो गए थे हरियाणा के, वो हुड्डा साहब को भी पता है कैसे क्या बात हुई थी, किस तरह माफी मांगी गई थी। और उसके बाद दोबारा फिर 2012 में एक बार ट्राई करके देखी गई थी जाट नेताओं को गिरफ्तार करके देश पे वापसी कब्जा लेने में। तो जाट तो बेसिकली सोल्जर है ही, जो जाटनी घर पे थी वो सोल्जर, जो जाट सड़क पर घूम रहा है वो सोल्जर, जो जाट खेत में बैठा वो सोल्जर। भाई कोई सरकार हमें झूठा आंकने की कोशिश ना करे
और कोई सरकार आंख दिखाने की कोशिश ना करे। पहले तो हम लोग ये बताना चाहते हैं। रही बात ये जो भौंक रहे हैं दूसरे लोग, अगर हम ब्रिगेड बना लेंगे, ये बना लेंगे, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम तो ब्रिगेड जैसे बनेगी, जिस तरह की बनेगी, हमें इनका पता है जिस तरह के काम करते आए। पिछले 20 साल में 4 पार्टियां बदल के अपने आप को बेचते आए हैं और उस तरह का ही कामयाब गैर जाट की राजनीति करना चाहते हैं। तो इस पे इसको मेरे जाट भाइयों से निवेदन है कि वे ऐसे थर्ड क्लास आदमी के मुद्दे पे कोई गलत प्रतिक्रिया देके अपने समाज को बदनाम तो न क्या करें। आपको ये लगता है कि ये गलत प्रतिक्रिया है? फूल कुमार पेटवार जी हमारे साथ जुड़े हुए। पेटवार साहब, क्या ये कोई गलत कदम तो नहीं उठ रहा जिस तरह का एक संकेत यहाँ पर यशपाल मलिक जी दे रहे हैं? ऐसा है सर जी, जी जाट समाज ने हमेशा पूरे समाज का भला किया है जी ये, चाहे वो हरिजन है, चाहे बीसी है, कोई बैकवर्ड है, कोई है जी। ये सीधी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि अनुमान क्या था, मिला जाट था, दूसरे की लड़ाई मोड़ ले ली। परंतु मैं ये बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, जाट कभी अहिंसा नहीं करता, वो हमेशा बचाव करता है। परंतु एक यथाकथित नेता ने जी बीसी ब्रिगेड का नाम लेकर के हमारे खून को झोड़ा है, इसलिए हमने जाट ब्रिगेड का नाम लिया। अन्यथा आज भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ होका पीते, खाना खाते, बैठते, उठते हैं। लेकिन फूल कुमार पेटवार जी, यशपाल मलिक तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये कदम गलत ना हो जाए, आप लोगों का एक तरफ से ये जो कदम उठ रहा है वो कदम गलत ना हो जाए, और गलत हुआ तो पूरे के पूरे आंदोलन पर इसका असर पड़ेगा। ऐसा जी, हमारे यशपाल मलिक जी हमारे नेता हैं, हम इनकी गाइडलाइन पर चलेंगे। परंतु हमें यथाकथित जो एक सेंटर में बैठे मंत्री बकवास करने लग रहा है, जाति पाति का जहर घोलने लग रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाट ब्रिगेड तैयार करने लग रहे हैं। वो कहते हैं कच्चे रास्ते से, अरे तू बाहर निकल के तो दिखाइए। जी रेणु भाटिया जी, आपसे जवाब चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं अपने दोनों वरिष्ठतम नेताओं को, जाट नेताओं को ये निवेदन करूंगी, थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल करना चाहिए हमें। हम सभ्यता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। हम लोग आपसे सीखते हैं, आगे हमारी पीढ़ी क्या सीखेगी वो नहीं। आपके सांसद साहब को भी आपको समझाना चाहिए। मैंने कहा अपने सभी वरिष्ठतम नेताओं से, मैंने पर्टिकुलर सैनी साहब को भी समझाना चाहिए। उनकी भाषा भी हमने देखी है, हमें अपनी उनकी भाषा भी देखी है हमने। साकेत भाई, मैंने ये कहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा इनकी भाषा, इनकी भाषा को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपको अपनी पार्टी के अंदर भी झांकना चाहिए। रेणु भाटिया जी, पहले अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर भी झांक करके देख लीजिए एक बार। चाहे वो मलिक साहब हैं, दूसरे जाट भाई थे, या सैनी जी, मैंने सभ्यता की बात की। एक मिनट, और मैं सबसे पहले ये एक बात जरूर रखना चाहती हूँ कि 15 वर्षों से लगभग जाट नेतृत्व का हरियाणा में वर्चस्व रहा। मुझे नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल आज जाट को आरक्षण देना चाहता है या नहीं चाहता। मैं दिनेश भाई से चाहूंगी इस बात को क्लियर करें। इसी तरह से कांग्रेस में हमेशा से यादव जी का और हुड्डा साहब का हमेशा से इन्होंने अपने खुद भी कई चैनल पर इस बात को रखा। तो ये लोग खुद क्या चाहते हैं जाट आरक्षण के लिए, ये मसला होना, बात क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी के हर एक नेता ने, वरिष्ठतम नेताओं ने, अभी आपके सामने सांसद साहब को आप वरिष्ठतम नेता नहीं मानते? सामने अमित साहब की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम जाटों को आरक्षण देना चाहते हैं। नहीं है, हम इसके विरोध में नहीं है, परंतु सारी बात सामने आ रही है। कोर्ट ने भी देखो जो निर्देश दिए, हुड्डा साहब के समय में कोर्ट में केस था, बहुत सारी कमियां उसमें रखी गई, बहुत सारी कमियां रखी गई। बात कर रहे हैं, उन्होंने जो केस रखा, हम तो ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, उन्होंने हम तो ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, हम तो अदालत की आज बात ही नहीं कर रहे, तभी तो ये अदालत की बात ही नहीं कर रहे आज। अगर उन्होंने सीरियसली देखा होता तो आज इतना मसला होता। आज आपके सांसद महोदय की तरफ से तैयार की गई उस ब्रिगेड की बात कर रहे हैं कि क्यों तैयार किया, क्यों खामखा का बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं बताता हूं जी, 1 मिनट के लिए साकेत जी, मैं सत्य प्रकाश जी से एक बात पूछना चाहता हूं। सत्य प्रकाश जी, आप कौन से ओबीसी कोटे में आते हैं या SC ST कोटे में? मुझे ये बता दीजिए, आप जाट को इस बात का महसूस होता है, दर्द होता है कम्युनिटी को, भाई SC भाइयों, अगर हमें आरक्षण मिला था, SC भाइयों को कोई असर पड़ा था या पड़ेगा? हमने तो कभी भी आपका विरोध तो नहीं किया। आप अभी भी आप विरोध कर रहे हैं कि आप SC और OBC की बात करके, तो गलत तो आप कर रहे हैं,
एससी तो भाइयों के आप ओबीसी के साथ मिलकर हरियाणा के अंदर इस तरह की भावना पैदा करके हमारे बच्चों को उकसाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप अपने आप को जस्टिफाई हमारे बच्चों को हम संभाल लेंगे, पहले आप अपने जुबान को लगाम दीजिए। जी जरा सुनते हैं। बताइए जी लेकिन सुमन जी एससी का जैसे मैंडेट नहीं आता और एससी दलित सेना जो है ना ओबीसी ब्रिगेड के साथ साथ देगी। हथियार ये की कैसा ट्रेनिंग देना, विचार ये है? रामपाल के गढ़वाला काम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, एक-एक करके इन पे कार्रवाई नहीं और का भी होनी नंबर चाहिए, आने चाहे दो। वो कुलदीप जी, राजकुमार बिल्कुल। सैनी है ठीक और है। चाहे जाट ब्रिगेड है, सत्यप्रकाश जी, भय का माहौल पैदा कर रहे हैं कुलदीप दोनों, भाई। इन दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जरावता जी आप तो साथ दे रहे हैं। नहीं मैं साहब आप- किसी ब्रिगेड इसलिए आप कह रहे थे। हो, चाहे वो बैकवर्ड हो और चाहे जाट हो, और किसी का नंबर किसी भी तरह आने की दो। सेना नहीं बननी और चाहिए। भी कोई बैठा है। देखिए एक बात सुमन जी, अगर इस बात को हम पॉलिटिकल करें तो इसका कितना भी लंबा आप कह सकते हैं, पर सच्चाई ये है ये चीज़ें देश हित के लिए नहीं है। चाहे जाट नेता ऐसी स्टेटमेंट देते हो, चाहे राजकुमार सैनी देता और चाहे इनके बीजेपी के और देता हूँ। मैडम मैं आपकी एक बात, मैं आपसे, आपने कहा कि कांग्रेस वाले बताएं, कांग्रेस ने जाटों को आरक्षण पहले दे दिया था। आप अपनी पार्टी का जो रुख है वो साफ करें। आपके जाट नेता कुछ कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं मिलना चाहिए। जो हरियाणा में आज स्थिति पैदा हुई साकेत जी, उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता हैं, चाहे राजकुमार सैनी हो चाहे इनके और लीडर हो। जब तक आप इस देश को अगर ऐसे बांटते रहोगे, गुजरात की बात आप ले लो, आज ऐसा हो रहा है, अगर ऐसे रहा तो देश में गृह युद्ध छिड़ने की नौबत है और ये देश के लिए अच्छी बातें नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ, सत्यप्रकाश जरावती जी की बात कहता हूँ, हम हमारे एससी समाज को आरक्षण मिला, पर ये बात सत्य है। आज जरावता जी आप अपने समाज में जा लो, क्या गरीब आदमी को आरक्षण का लाभ मिलता है? नहीं, गरीब को ही मिला है, नहीं मिलता। बताइए आप। हम ये ये मेरी सारे अपनी जो गरीब हैं। सोच है, जब मैं ये जितने चाहता हूँ दलित हुए हैं, कि जितने आर्थिक भी आधार पर व्यक्ति आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आज 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 जब जाट तक मांग रहे हैं, देश में जाटों को जाति मिला, आर्थिक आधार पर हो ही कल नहीं हम सकता। ब्राह्मण भी मांगेंगे, पहले जाति राजपूत समाप्त भी करो। मांगेंगे। आर्थिक आधार पे सच्चाई तो है कि आर्थिक आर्थिक आधार पर हो ही अगर नहीं आरक्षण सकता होता है सामाजिक तो ठीक न्याय है। और ना देश में ऐसी सामाजिक अगर न्याय, ऐसी आरक्षण कोई भीख नहीं 36 है, बिरादरियां ये हैं, प्रतिनिधित्व हर है। बिरादरी आरक्षण रिप्रेजेंटेशन मांगेगी है समाज तो इस का। देश का क्या होगा? कुलदीप जी, अभी आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जब आप लोग जाट को आरक्षण दे रहे थे तब कहाँ ये बात चली गई थी? तब क्यों नहीं आप लोगों ने ये कहा कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे? मैंने एक पॉलिटिकल बात नहीं कहा, मैं एक जिम्मेवारी की बात आपकी है। पार्टी ने स्टैंड क्यों नहीं लिया ऐसा? नहीं, हमारी पार्टी ने अगर उस समय नहीं, कांग्रेस ने बस कोर्ट सामने के नहीं, समय नहीं, स्टैंड इससे लिया होता पहले- तो आज ये इससे प्रॉब्लम पहले- ना होती। इससे पहले कांग्रेस को आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बोल सकते। नहीं पॉलिटिकल हिस्सेदारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप नहीं बोल सकते इस मैं बात को। एक अपनी अपनी राय दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप एक चीज और सुनो। अब एक सेकंड मैं आ आपने रहा कहा- हूं। प्रदीप नरूला जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। दो चीजें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ावा भी दिया जा रहा है सैनी साहब को, दूसरी तरफ से बड़े नेता कुछ और ही राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, क्योंकि दूसरी बार पता नहीं मैं आपके पास कब लौट करके आ पाऊं, आरक्षण में जो आमूलचूल बदलाव की गुंजाइश बनती है कि पूरे देश में एक आरक्षण को लेकर के एक बदलाव हो जाए, इसलिए गुजरात से भी वो आग उठ रही है या उठाई जा रही है, हरियाणा में भी इस तरह की चीजें हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी की एक सोच हो सकती है पूरे हिंदुस्तान के लिए कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाए, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनको आरक्षण दो? इसकी क्या ये एक सुगबुगाहट आपको नजर आती है क्या? साकेत, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, आपने बीजेपी का स्टैंड पूछा आरक्षण पे। जी बीजेपी नहीं, चाहे वो कांग्रेस रही हो या इनेलो रही हो, जी जाट आरक्षण की मांग 2006 से शुरू हुई। 2006 से 2014 तक बीजेपी नहीं थी। क्या हुआ? सिर्फ जाट आरक्षण पे पिछले तकरीबन 9 साल से राजनीति ही हो रही है। कहीं भी कोई ईमानदारी से ना कोई इसको कोई आरक्षण देना चाह रहा है, ना मना करना चाह रहा है। तो बीजेपी भी वही काम कर रही है। बीजेपी पार्टी का अपना कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये साफ हो गया है कि बीजेपी में जो भी जाट नेता हैं वो कहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, जो नॉन जाट हैं वो कहते हैं जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जहाँ तक कि राजकुमार सैनी की उकसाने वाली बातें हैं, जिससे जाट नेता भी भड़क रहे हैं, एक माहौल पैदा हो रहा है इस तरह का। ये बात ठीक है कि बहुत पहले से कुछ लोग ये डिमांड करते आए हैं, मांग करते आए हैं कि हर जाति में, ऐसा नहीं है कि अब तो दलित जातियों में भी कुछ परसेंटेज, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि उन्हें आरक्षण का लाभ लेकर बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, और तरह के ऑफिसर्स भी हैं। तो उन्हें लगातार उनके बेटों को या उनके औलाद को लगातार उस आरक्षण का लाभ क्यों दिया जाए जो एक स्टैंड पर खड़े हो गए हैं। उसी तरह से बाकी जातियों में भी हैं। जाट, मैं एक दिन पहले भी डिबेट में बैठा था
कि यहाँ एक जाट नेता ही बोल रहे थे कि हमारे 60 और 70% लोग ऐसे हैं जो 1 एकड़ और 1.5 एकड़ की खेती करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, बाकी 30% के लेयर को क्यों मिलना चाहिए? नहीं मिलता आज है। 9 लाख के बाद में क्रीमी लेयर में जाने के बाद ओबीसी में आरक्षण नहीं नहीं संधू तो साहब, सुनो 50 सुनो गज का रहने का सुनो मकान नहीं है दलितों के पास। सुनो तो आरक्षण मिला हुआ सुनो है। सुनो 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 डेढ़ सुनो एकड़ की तो है आपके पास। तो मैं यही बात इसी बात पे आना चाह रहा हूँ कि क्यों ना सारी जाति मिलकर, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो पटेल हैं, चाहे वो सैनी हैं, जी। एक कंसेंस बनाए कि आर्थिक आधार पर वाकई में जिनको आरक्षण की जरूरत है, और जब तक जरूरत है, खाली ये नहीं कि जरूरत है सिर्फ जरूरत है, जब तक जिसको आरक्षण की जरूरत है, आधार आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि देश अब उस मुहाने पे खड़ा हो गया है। आज जाट मांग रहे हैं, आज पटेल मांग रहे हैं। जिस दिन जाटों को आरक्षण मिलेगा, मैं इसी मंच से कहता हूं कि उस दिन ब्राह्मण भी मांगेंगे, पंजाबी भी मांगेंगे, ठाकुर भी मांगेंगे, सब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और आरक्षण मांगेंगे। उठ रही हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं, समाज के लिए। जी नुरला जी बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं जी। आज बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मैं नहीं कहता आप पार्टी का वर्जन रखिए कि क्या पार्टी आर्थिक आधार पर सिफारिश करते हैं आप कुलदीप जी? पार्टी का मैं वर्जन बिल्कुल बताइए आप। मैं बिल्कुल कि आप- कहता हूँ, हाँ, कांग्रेस पार्टी का मैं क्लियर कहता हूँ इस कीजिए बात के कि लिए आर्थिक के पक्ष ये में- हो देखो, मैं सकता है, आर्थिक ये के हो पक्ष में सकता है हूँ। कि 100% मैं आर्थिक के पक्ष नहीं, में ये हूँ। हो सकता है आज कि आप- दलित को 90% आज आप एक चीज जाति बताइए। को उसका लाभ मिले, जाटों को 60% का लाभ मिले, या किसी और स्वर्ण जाति आर्थिक- को 10% लोगों को ही लाभ मिले। लेकिन अगर एक कंसेंस बने, देश में एक वातावरण बने कि आर्थिक आधार पर वाकई जिन्हें जरूरत है उन्हें आरक्षण का नरुला जी, क्या लाभ आप मिलना चाहिए। सुखबुगाहट देख रहे हैं इसको गुजरात में जो बिल्कुल हुआ? 100% सुखबुगाहट देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उसी कंसेंस की तरफ देश बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सा- नहीं, कुल साकेत जी- 20% लोग जो साकेत नहीं जी- चाहते कि 80% इस देश के गरीब आगे आए, वो रोकने का डंगा डाल रहे हैं। कुछ नहीं है ये, कोई साकेत- बेस नहीं है इनका। सत्यप्रकाश जी, एक इन्होंने बात मंडल बताइए। आयोग का भी विरोध किया था, क्या ले लिया? एक बात बताइए, ये करते रहे विरोध। आप लोगों को कितने सालों से आरक्षण मिलता आया है? हजारों साल तक पिछड़े, उसकी गिनती नहीं होगी क्या? नहीं, आप लोगों को कितने 30 साल से तो हम स्कूल में जाने लगे हैं। कितने सालों से आपको 30 आरक्षण का साल लाभ से मिल रहा है? मुश्किल से 30 साल से, और ये हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, ये सरकार की जिम्मेवारी थी। क्या 30 साल 60 साल में- तक कांग्रेस ने राज किया, 30 साल गैर में- कांग्रेस ने राज किया। सुनिए नहीं, सुनिए, एक बात बताइए, कांग्रेस ने सत्यप्रकाश जी, समझी, 30 साल में समझी बात आरक्षण सुनिए। लेकर के क्या कर लिया आपने? नहीं, इन्होंने किया ना, जिन्होंने आरक्षण लागू ही नहीं किया पूरा अब सत्यप्रकाश जी, तक। आप इनकी तो- जिम्मेवारी थी आप आरक्षण देके दलित इस समाज तरह को, की पार्टी बैकवर्ड को में बराबर लेके आप आते पार्टी बन रहे हैं, पार्टी नहीं बन- आपका तो SC ST बिल्कुल। का कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, नहीं, सत्यप्रकाश आप भाई, बल्कि भाई मैं SC का मुद्दा नहीं है, सरकार है, मैं तो ये बात कहूंगा कि आर्थिक मुद्दा आधार पे सरकार है। आरक्षण की बात आती है तो आएगी। साकेत आर्थिक आधार पे आएगी तो ये आएगी बात। एक बिल्कुल छोटा नहीं सा होगी। छोटा सा 2 शब्दों का एक प्रश्न पूछना यहाँ अभी चाहूंगा। आर्थिक आधार की मुझे बात जहां नहीं तक है, ठीक है, एक सेकंड, आप प्रदीप जी साकेत पूछ जी, रहे हैं। जी, मैं प्रदीप। सत्यप्रकाश जरावता से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। जी, जी, नरुला क्या जी। उनकी जाति के जो संपन्न लोग IAS और IPS और हाँ, बहुत yes। जिन पोस्टों में बैठे हैं, उन्हें भी या उनकी उनको मिलना उनके चाहिए या आने नहीं वाली मिलना पीढ़ी को चाहिए? भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, बस हमारी हाँ या ना? जाति के, सुनो जी सुमन जी, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। हमारी जाति के 0.001%, आपके चाहे वो 80% कितने भी क्या हो। उन्होंने छोड़ दिया? क्या वो जो जनरल कोटा 50% का बचता है, SC BC को हटा के, अगर वो 50 छोड़ते तो आप छोड़ने को तैयार हैं। 50% बचे, क्या आपके यहाँ जो संपन्न है सवर्णों में, गैर दलित और गैर बैकवर्ड, क्या उन्होंने छोड़ दिया? आप उनसे बात कहाँ कीजिए। उनके पास वही तो आरक्षण छोड़ा है? है, उनके पास पहले वो तो आरक्षण छोड़े कहाँ है? जनरल के पास कौन सा आरक्षण? उनके कहाँ आरक्षण उनके भाई पास? 50% जी, इनका बच गया ना। एक दलित इनके- परिवार ऐसा देखिए, है 22% SC जिसके ST का पास है, मकान रहने का 23% नहीं है। लिया जाता है। बिल्कुल। 50% के अलावा इन्हीं का तो है ये, जाटों का, पटेल का, ब्राह्मणों का, इन्हीं का है ये। ब्राह्मणों इनमें का अपर के कौन लोग सा छोड़ दे, आरक्षण है? जो टॉप वाले वो छोड़ दे। अरे ब्राह्मणों का इसमें आरक्षण तो का 4000 बताओ जी। जातियां हैं। और मैं बताता हूं आपको नहीं, आर्थिक आप ये आधार बताइए, पे। ब्राह्मणों का कौन सा देखिए, आरक्षण कल मिला है? आर्थिक आधार की बात आपको बता दे कि ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। नहीं, पहले नहीं, जाटों को नहीं, मनरेगा आप बनवाइए, इस पटेल बहस को को मनरेगा और में लाइए, दूसरे तरीके से सीओ भटका रहे सफाई हो। में लाइए, वहां से मनरेगा में रिजर्वेशन काम शुरू कर कीजिए। रहे हैं, आप जाट नहीं, भाई, आप देखो, देखो, सर, सर, बात बात अलग अलग है, है, कमी है, देखो, ये मनरेगा बात में अलग काम है। कर रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, मैं- जाट मैं- भाई, ये इस बहस प्रतिनिधित्व का। आरक्षण, मैं एक आखिरी रिप्रेजेंटेशन है। आखिरी कमेंट सबसे ले रहा हूं। रेणु भाटिया जी, स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है और बहुत ही ऐसे मोड़ पर प्रदेश पहुंच गया है जहां आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है। ऐसे में प्रदेश सरकार को अब फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है और कम से कम प्रदेश अपने सरकार लोगों को हर को मोर्चे एक में सेकंड फैले एक जी। सेकंड मैं अपने लोगों को कम से कम आपको समझाने और सुधारने की जरूरत हमें तो समझ में आती है। ये संधू जी भी समझाए, भय का माहौल पैदा ना ठीक हो। है, भय का माहौल पैदा साकेत हुआ, जी, OBC कहीं तो एक सेकंड मैं आखिरी कमेंट ले रहा हूं। साकेत जी, मैं
यही सारी बातें देखकर ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आज ये चर्चा हो रही है। पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस के राज में यही हुआ है, आपसी लड़ाई में देश का विकास नहीं हुआ, आपसी विकास में देश का विकास नहीं हुआ। मेरे को अपनी बात पूरी, मेरे को अपना कमेंट पूरा करने दीजिए, मुझे अपना कमेंट पूरा करने दीजिए। आप सबको समय मिलेगा, आप सबको टाइम मिलेगा, मुझे अपना कमेंट पूरा करने दीजिए। 60 वर्षों में यही रहा, प्रदेश में भी और राष्ट्र में भी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास होगा तो ये सारी बातें नहीं आएंगी, ना किसी को ब्रिगेड बनाने की जरूरत होगी, ना किसी को इस तरह से ट्रेनिंग लेने की जरूरत। भारत का हित, देश का हित होगा तो सबका विकास होगा, अदरवाइज यही सब चलता रहेगा। मैं एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल थोड़ी देर 1 मिनट में ही, जाटों को आरक्षण 7 स्टेट में मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार मांग रहे हैं, और ये हमारा हक है और शांतिपूर्ण हम लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया हमारे नेताओं को कि भाई हम आपको आरक्षण देंगे, हमारे को आरक्षण दे। उन्होंने कहा किसी का अधिकार नहीं लेंगे। ठीक है, बात खत्म। ठीक है दिनेश, नहीं, एक बात और 1 मिनट प्लीज सर। सत्य प्रकाश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दलित नेता होने के नाते, ओबीसी के मामले में SC ST का कोई बीच में मुद्दा ना बनाए, क्योंकि आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात आएगी, हमारा मुद्दा आता ही SC आता है। ST एक अलग मुद्दा है, ओबीसी एक अलग मुद्दा है, और इसलिए ये ज्यादा जाट सेना की बात आ रही है। SC ST भाइयों को ऐसे हम प्यारे हैं, ऐसे ही राजकुमार चलिए अब वक्त नहीं है हमारे पास, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं, गुजरात में हालात बिगड़ चुके हैं, उसकी एक छींट यहां पर भी देखने को मिल रही है, और यह प्रदेश के लिए एक अच्छी संकेत नहीं है। इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।